नाज़रीन, ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरह से तैयार हैं। इजराइल किसी भी वक्त दोबारा ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। यह बात अब कंफर्म होकर जब सामने आ रही है। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इजराइल को शिकस्त हुई है, लेकिन वो शिकस्त को मानने के लिए तैयार नहीं है और ईरान के ऊपर वो दोबारा हमला कर सकता है। और ईरान ने कहा है कि उनके हाथ ट्रिगर के ऊपर हैं। ये आज ईरान से स्टेटमेंट सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि हम भरपूर तरीके से तैयार हैं और हमारे हाथ ट्रिगर के ऊपर हैं। और इसके साथ साथ मुसाद, CIA, MI6 उनके खिलाफ ऑपरेशंस कंट्री के अंदर जारी हैं। जो उनके स्पाइज हैं, ना सिर्फ मुसाद के बल्कि CIA बल्कि MI6 उनके खिलाफ जो ऑपरेशन है वो जारी है। और ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो चाइना में मौजूद हैं और हाई लेवल टॉक्स वहां पर हो रही हैं। तो क्या तैयारियां इस वक्त ईरान की हैं और अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं ये भी आपके सामने रखेंगे। फिर नाज़रीन, एक गजा के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, एक बड़ा वाकया सामने आया है। एक फलस्तीनी फाइटर, ओनली वन पैलेस्टीनियन फाइटर, 22 इजरायली सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स उसको निशाना बनाया। एक फलस्तीनी फाइटर ने 22 इजरायली फौजियों को मारा और जख्मी किया। ये एक बहादुरी की एक ऐसी मिसाल सामने आई है जो पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर चल रही है। और दुनिया इस वक्त देखकर हैरान है कि अब 21 महीनों की जंग के बाद, 21 महीने होने वाले हैं और इतने लंबे अरसे की जंग के बाद वो इजरायली फौज जो कहती है मिडिल ईस्ट की सबसे नाकाबिले तस्खीर फौज है, उसके खिलाफ एक फलस्तीनी फाइटर वो 22 को जो है वो निशाना बना रहा है। तो इससे इजराइल की बहुत ज्यादा सुबकी हुई है, बहुत ज्यादा जिल्लत उठाना पड़ी है और इजराइल के अंदर भी गुस्सा बहुत ज्यादा है कि ये हमारी फौज जो वहां पर लड़ रही है और इतनी ज्यादा हलाकतें इनकी जो है वहां पर हो गई हैं। दूसरी बात यह है कि गजा की जंगबंदी के लिए अब रियल प्रेशर बढ़ रहा है और वो प्रेशर जो है अरब्स के ऊपर बहुत ज्यादा आ रहा है। अरब्स जो है उनसे पूछा जा रहा है कि भाई ये वो इजराइल था जिससे आप डर कर बैठे हुए थे और आपका भी इस मसले में कोई किरदार है या नहीं है। यानी देखे ना कि ईरान तो जंग कर रहा है, प्रॉपर इजराइल के साथ ईरान जंग कर रहा है और अमेरिका के साथ बराह रास्त जंग कर रहा है और आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर ये एक मसला हल नहीं करवा सकते। आप गजा में सीज फायर नहीं करवा सके जहां पर कोई जंग भी नहीं हो रही और सिर्फ एक जहरियत है जो मासूम लोगों के ऊपर की जा रही है। ये आपका इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना। तो ये इस वक्त जो ईरान को फतह मिली है और उसके बाद ये एक गजा की जंगबंदी की तरफ जब वो प्रेशर बढ़ रहा है। फ्रांस से भी आज स्टेटमेंट आई है, इससे पहले जर्मनी से स्टेटमेंट आई और फिर फ्रांस से भी, उन्होंने भी गजा में सीज फायर की बात की है। तो अब ये सारा सिनेरियो क्या बन रहा है ये भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ईरान और इजराइल की जो जंग है सालों इसके ऊपर बात होती रही और आखिरकार ये जंग हुई। 12 दिन तक है ये जंग चली जिसमें इजराइल को शिकस्त हुई है और इससे बहुत सारी चीजें जो है वो बदलने जा रही। मिडिल ईस्ट में पहली बार ऐसा हुआ है जब से इजराइल जायज तौर पर कायम हुआ है। मिडिल ईस्ट में पहली बार इस तरह से हुआ है कि इजराइल को शिकस्त फाश हुई है। यानी अरबों के साथ जंग में इजराइल जीता है, उसके बाद कोई रियासत तो लड़ी नहीं है इजराइल से। हिजबुल्लाह कोई रियासत नहीं थी, हमास भी कोई रियासत नहीं थी, तो कोई रियासत जो है वो नहीं लड़ी है इजराइल से। एक फुल स्केल वॉर नहीं हुई। तो ये एक फुल स्केल वॉर थी जिसमें इजराइल को जब शिकस्त हुई है। तो मिडिल ईस्ट के अंदर ये पहली बार हुआ है। तो ये एक नई रियलिटी इमर्ज हुई है इस रीजन के अंदर। तो ये नई रियलिटी जो है वो बहुत सारी चीजें तब्दील करने जा रही है क्योंकि इजराइल एक हेजेमोनिक पावर के तौर पर मौजूद था, उसके मुताबिक चीजें चल रही थी। अब उस बदमाश को जो है ना सरे बाजार आकर उसकी तबीयत साफ किया ईरान ने। तो अब उस रीजन में उसकी वो वाली बदमाशी चलने वाली नहीं है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें आपको तब्दील होती हुई नजर आएंगी। लेकिन यह बात है कि इजराइल इस रियलिटी को मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी इजराइल इस शिकस्त को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो इस रियलिटी को मानने के लिए तैयार नहीं है कि अब वो इस इलाके का बदमाश और SHO नहीं है, बल्कि अब वो दोबारा से चाहता है कि इस इक्वेशन को रिवर्स किया जाए और वो दोबारा से जो वो ईरान के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ईरान के ऊपर जो इजराइल का हमला है वो विद इन डेज हो सकता है, बहुत जल्द। यानी कि इजराइल हमला करने की कोशिश करेगा। उसकी भी एक बड़ी वजह है, यानी कि ये एक असेसमेंट है, ये कोई ऐसी कंक्रीट आप कह लें कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये एक असेसमेंट है जो तमाम इतराफ से आ रही है और ईरानियंस की भी यही असेसमेंट है कि इजराइल का ये हमला विद इन डेज हो सकता है दोबारा। उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो यह है कि देखिए, जब भी जंग होती है तो आपका नुकसान तो होता है, आपके लॉसेस तो होते हैं, तो आप हर गुजरते दिन के साथ रिकवर करते हैं।
यानी आपकी लीडरशिप शहीद हो गई तो आप उसमें रिकवर करेंगे, जो आपके नए लोग हैं उनको आप रिक्रूट करेंगे। फिर आपको जंग में जो फ्लॉज आपको नजर आए अपनी सफों के अंदर, उसको आप दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। आप जो है वो कैसे सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, कैसे असैसिनेशंस हुई, उसको आप रिकवर करने की जो वो कोशिश करेंगे कि दोबारा से ऐसा ना हो। फिर आप असला प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, फिर आप अपने इत्तेहादियों के पास जाएंगे कि भाई डू मोर करें, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें आप करेंगे, यानी कि जो जो दिन गुजरता चला जाएगा ईरान रिकवर करेगा, ताकतवर होगा और उसकी जो फतह है वो ज्यादा खुलकर सामने आएगी और इजराइल की जिल्लत में दिन ब दिन जब इजाफा होता चला जाएगा। तो इसलिए वो 6 महीनों के बाद नहीं, वो 6 दिनों के बाद या 10 दिनों के बाद या 20 दिनों के बाद वो ये चाहेंगे कि इतना जल्दी जब हमला करें। और फिर नेतन्याहू का भी तो सर्वाइवल ऑन स्टेक है ना। फिर नेतन्याहू से भी पूछा जा रहा है कि तुमने क्या किया, तो नेतन्याहू ने भी तो कुछ ना कुछ करना है, तो वो दोबारा से हमला करने की जब वो कोशिश करेगा, उसका सर्वाइवल जो है वो भी ऑन स्टेक है। क्योंकि अगर ये जंग नहीं होगी तो मामला दोबारा से फिर जब वो गजा की जंगबंदी की तरफ जाएगा। तो इसलिए जो असेसमेंट इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि बहुत जल्द हमला होगा। लेकिन उसमें जो इजराइल को मसला है वो 2-3 मसले हैं। एक ये है कि उनका एयर डिफेंस वो तो वहीं का वहीं है, और मिसाइल तो बनाए जा सकते हैं फौरी तौर पर, लेकिन ये जो एयर डिफेंस के इंटरसेप्टर मिसाइल ये इतनी जल्दी बनते नहीं है, इनकी एक लिमिट है। ये इतनी जल्दी नहीं बनाए जा सकते हैं कि ये चंद दिनों में वो सैकड़ों बना लेंगे, ऐसा नहीं होता। इनकी एक लिमिट है, इनकी प्रोडक्शन बहुत स्लो होती है। तो एक तो एयर डिफेंस वहीं का वहीं है, दूसरा ट्रंप को अफोर्डेबल नहीं है कि वो एक बड़ी जंग छेड़े, ठीक है ना। अभी भी वो इसी वजह से पीछे हटा है। तो ट्रंप का फैक्टर अपनी जगह पर मौजूद है, जो ईरान को तबाह करना चाहता है, जिसकी ग्रीन लाइट के साथ असैसिनेशंस हुई। मुझे बताइए दुनिया में कौन सा हुक्मरान है जो असैसिनेशंस का ग्रीन लाइट देता है? ट्रंप की ग्रीन लाइट के साथ ये असैसिनेशंस हुई। कोई अमेरिकी सदर सुप्रीम लीडर को असैसिनेशन की धमकी नहीं दे सका, ट्रंप ने दी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शख्स कितना बेरहम है, जो अब अचानक से न्यूट्रल बन गया है, जो अचानक से थर्ड पार्टी बन गया है। तो यहां पर ट्रंप की भी एक जो लिमिट है वो ये कि लंबी जंग में एंगेज नहीं हो सकता। तो ये मसाला है। लेकिन नेतन्याहू जो है वो इस रियलिटी को कबूल नहीं करेगा, बल्कि दोबारा से जो है वो हमला करने की तरफ आ रहा है। और बात यह है कि क्या ये जो ताकतें हैं, क्या इन्होंने अपने अज़ाइम छोड़ दिए हैं? क्या उनकी आइडियोलॉजी बदल गई है? क्या उन्होंने ईरान को एक्सेप्ट कर लिया है? क्या उन्होंने ईरान को तबाह करने के मंसूबे छोड़ दिए हैं? क्या उन्होंने ग्रेटर इजराइल बनाने के मंसूबे छोड़ दिए हैं? क्या वो फलस्तीन को कबूल करने वाले हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो बात यह है कि जब तक उनको, यानी जब तक ये ज़ानिस है, तब तक फिर अमन सुकून शांति जो है वो यहां पर होने वाली नहीं है। तो इसलिए खतरा जब बहुत ज्यादा है, तो अब पहले इजराइल की तरफ से जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं आपके सामने रखते हैं, फिर ईरान कितना तैयार है। अच्छा, इजराइल में अब आप देखिए कि मोसाद का जो चीफ है उसने रेयर वीडियो जारी की है, जिसमें उसने खुद अपीयरेंस दी है, यानी वीडियो बयान उसने जारी किया है। जो कि आप जानते हैं कि स्पाई चीफ और खासकर मोसाद, CIA, MI6 ये इस तरह थोड़ी बयान देते हैं कि वीडियो पर आकर बयान जारी कर रहे हैं। वो कोई पॉलिटिकल लीडर्स तो नहीं है। तो स्पाई चीफ और खासकर ये मोसाद, CIA और ये सारे, ये कभी भी इस तरह से मीडिया पर नहीं आते हैं। तो मोसाद के चीफ ने वीडियो बयान जारी किया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि शिकस्त हुई है ना, तो अब वो कवर अप करने की भी कोशिश की जा रही है। और जरा उसका बयान देखिए। मोसाद चीफ सेज इजराइल विल नॉट टेक इट्स आइज ऑफ ईरान। यानी कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि उनसे जब पूछा जा रहा है कि भाई शिकस्त हो गई है, तो वो इसका जवाब ये दे रहे हैं कि अभी तो हम हालत जंग में हैं, अभी हतमी नतीजा नहीं आया है। ये उनके पास इस शिकस्त का जवाब है। तो मोसाद का चीफ कह रहा है कि ईरान से हमारी नजरें नहीं हटेंगी। मोसाद चीफ डेविड बार्निया हैज मेड अ रेयर पब्लिक, बड़ी रेयर है ये बात के पब्लिक अपीयरेंस उसने दी है, वीडियो बयान उसने जारी किया है। प्रॉमिसिंग द इंटेलिजेंस विल नॉट टेक इट्स आइज ऑफ ईरान प्रोजेक्ट। यानी ईरान प्रोजेक्ट क्या है कि ईरान को खाना जंगी में धकेलना है, ईरान को फेल्ड स्टेट बनाना है, ईरान को कई हिस्सों में टुकड़ों में तकसीम करना है। अबाउट विच वी हैव एक्सटेंसिव नॉलेज। ईरान के प्रोजेक्ट से नजरें नहीं हटेंगी और हमारे पास एक्सटेंसिव नॉलेज है। वी विल बी देयर, हम वहां होंगे, लाइक वी हैव बीन देयर, जैसे हम पहले से वहां पर थे, माजी में वहां पर थे, अब भी हम वहीं पर होंगे। तो मैंने आपको बताया कि उनके मजमूम जो मकासद हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है।
यहां पर तो उनका प्लान था कि ईरान इसमें यानी वो पूरी ताकत के साथ हमलावर हुए कि ईरान को तो हम सफायस्ती से मिटा देंगे, लेकिन वो फेल हो गए। तो अब वो कह रहे हैं नहीं, हम तो दोबारा हमले के लिए आएंगे। एजेंसीज एक्शन एज अनइमेजिनेबल इन द असैसिनेशन ऑफ सीनियर इरानियन मिलिट्री ऑफिशियल्स, अटैक ऑन न्यूक्लियर साइट्स एंड ड्रोन एंड मिसाइल साइट्स। तो वो कह रहा है कि जैसे हमने असैसिनेशंस की हैं, जैसे पहले हमने न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए हैं, ड्रोन और मिसाइल साइट्स पर किए हैं और असैसिनेशंस किए, ये सारा हम दोबारा करेंगे और ईरान का जो प्रोजेक्ट है वो खत्म नहीं हुआ है। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ, आर्मी चीफ जो है, द बैटल इज नॉट ओवर येट एंड वी फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। इजरायली आर्मी चीफ कह रहा है कि बैटल इज नॉट ओवर येट। तो एक तरफ तो ये फेस सेविंग है कि अभी हम हालत जंग में हैं, अभी हतमी नतीजा नहीं आया है, ये उस शिकस्त का जवाब है, उनको शिकस्त हो चुकी है, उससे बचने के लिए फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि हम तो हालत जंग में हैं, अभी हतमी नतीजा नहीं आया है। और दूसरी तरफ ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि वो हमला भी करने जा रहे हैं, यानी इसकी वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। और फिर इजरायली आर्मी चीफ कह रहा है कि ग्राउंड जो कमांडो फोर्सेस हैं वो हमने ईरान के अंदर उतारी इस जंग के दरमियान। अब वो इसका सबूत है या नहीं है, लेकिन वो बहरहाल अपनी फतवाहात वहां पर बयान कर रहे हैं। फिर वाशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट दी है कि इजरायली लॉबी ने और नेतन्याहू ने ड्रैग किया अमेरिका को इस जंग के अंदर। नेतन्याहू डिनाइज प्रेशरिंग यूएस इनटू ईरान स्ट्राइक्स and called it a nonsense, Washington Post report claiming Israel pressured the United States into joining its attack on Iran. Washington Post जो है ये भी इजराइल का आप समझ ले के उसके नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे न्यूयॉर्क टाइम है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, इसी तरह वाशिंगटन पोस्ट भी इजराइल के नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। लेकिन वाशिंगटन पोस्ट से पै दर पे 2-3 रिपोर्ट्स इजराइल के खिलाफ आई हैं। एक पीछे उन्होंने रिपोर्ट दी कि कैसे मोसाद की जानिब से जो ईरानियन जर्नैल हैं, जब टॉप लीडरशिप शहीद हो गई तो जूनियर जर्नैल को कहा गया कि गवर्नमेंट के खिलाफ वीडियो बनाकर भाग जाओ वरना तुम्हारी फैमिलीज को मार देंगे। दुनिया में कोई ऐसा नहीं करता है। आप इमेजिन तो जरा करें वो किस खौफनाक प्रोजेक्ट था। आप सोचें तो सही कि ईरान के अंदर होता क्या अगर जर्नैल जो है वो वीडियो इस तरह से गवर्नमेंट के खिलाफ बनाकर अगर ये कामयाब हो जाता। तो आप सोचें तो सही कि ईरान के अंदर होता क्या। हमने इराक और शाम के अंदर जो सेक्टेरियन वायलेंस देखा है उससे बड़ी दुनिया में कोई ब्रूटल चीज हो सकती है। तो ईरानियन अवाम किस दर्द, तकलीफ और पेन से गुजरते। तो ईवल ताकतें, उनका खतरा अभी टला नहीं है, उनको एक जोरदार चपेट पड़ी है, लेकिन अभी तक उनका मुकम्मल कला कमा नहीं हुआ है। तो जब तक इनका मुकम्मल कला कमा नहीं हो जाता कोई अमन, सुकून और शांति नहीं है, बल्कि ये ईवल ताकतें नए मंसूबों के साथ दोबारा ईरान पर हमला होने की तरफ आ रही हैं। अब मैं ईरान से जो डेवलपमेंट्स है, ईरान की क्या तैयारी है, मैं आपके सामने रखता हूं। IRGC, इफ इजराइल कमिट्स एनी न्यू मिस्टेक वी आर प्रिपेयर टू रिस्पॉन्ड, आवर फाइटर्स हैंड्स आर ऑन ट्रिगर। बिल्कुल हम तैयार बैठे हुए, हमारे हाथ ट्रिगर के ऊपर हैं। एंड इफ द एनिमी makes any mistake we will respond with full force and resolve। और ईरानियन इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि हमने असेसमेंट्स तैयार की हैं रिगार्डिंग ट्रंप बिहेवियर, हिज एडमिनिस्ट्रेशन, न्यूक्लियर नेगोशिएशंस एंड ज़ायनिस्ट मूवमेंट्स। वो कह रहे हैं कि हमने अगर टॉक्स होनी है तो उसमें क्या, कैसे आगे बढ़ना है, हमला होता है तो कैसे आगे बढ़ना है, ज़ायनिस्ट जो मूवमेंट्स है उसको कैसे काउंटर करना है, ट्रंप क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसका क्या बिहेवियर है, इस तमाम के मुताबिक हमने असेसमेंट्स तैयार की हैं। और फिर डिस्कवरिंग एजेंट्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स एंड स्पाइज फ्रॉम CIA, मोसाद, MI6 इज आवर टॉप एजेंडा। इन तमाम एजेंसीज को जो एजेंट्स है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं भाई ईरान ने क्या किया है, देखें ये उनके अंदर ये इस तरह से जासूस घुसे हुए हैं। सही एंगल देखने का ये है कि मुझे जरा एक इस्लामी मुल्क का नाम बताएं, किसी एक का बताएं जहां पर ये तीनों एजेंसीज कोई प्रोजेक्ट करना चाहें, इस तरह की कोई असैसिनेशन या अंदर जाकर कुछ करना चाहें और ना कर सके, उस मुल्क का सिक्योरिटी सिस्टम इतना मजबूत हो। मुझे एक मुल्क का जरा नाम तो बताएं। तो वो जहां भाई बाकी मुल्कों के खिलाफ वो चाहते नहीं है, बाकी तो ताबे हो चुके हैं। तो असल चीज ये नहीं है कि ईरान में ये सारी ब्रीचेज हुए हैं, जाहिर बात है इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, इसको वो कन्फ्रंट कर रहे हैं।
तो ये खुद समझते हैं कि वो बहुत बड़ा फलाह है, उसको वो कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल बात जो समझने की है कि दुनिया की 3 बड़ी एजेंसीज वो एक मुल्क को निशाने के ऊपर ले चुकी हैं। अभी हमने रशिया के अंदर कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच देखा है, कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था, वो तो रशिया है, तो वहां पर कैसे हो गया? तो इसलिए जब ये 3 एजेंसीज तय कर लेती हैं तो वो कहीं ना कहीं ब्रीच हो ही जाता है। तो असल चीज ये है देखने की कि ईरान लड़ किस रहा है। और फिर वो बता रहे कि हमने बहुत सारे स्पाइज जो हैं वो इस्फहान और फारस के अंदर, फारस प्रोविंसेस के अंदर हमने गिरफ्तार किए हैं। तो एक भरपूर, यानी ईरान के अंदर जंग जारी है। जो जासूस हैं और भरे पड़े हैं जासूस, उनको वो गिरफ्तार कर रहे हैं। और वो यूरोपियंस भी हैं, बाकी नेशनल भी हैं, और एक यानी CIA, मोसाद, इन सब के MI6 जो बरतानिया की है। इन रिसेंट डेज वी हैव एंगेज्ड इन अ फियरस कन्फ्रंटेशन विद ग्लोबल एरोगेंस एंड ज़ायनिज्म। बिल्कुल, ग्लोबल जो एरोगेंस है ज़ायनिज्म की, उसके साथ हमारा टाकरा हो रहा है। अब इसमें ईरान के सामने डिमांड वाज़ेह है, अनकंडीशनल सरेंडर। ईरान बस ताबे हो जाए और सब चीजें खत्म हो जाएंगी। मसला तो इस्लामिक इनकलाब के बाद शुरू हुआ है ना, इससे पहले वाला ईरान तो, और भाई ये न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका ही ने ईरान को दिया हुआ है। जब शाह ईरान था वो इनका सबसे रिलायबल साथी था इस रीजन में। तो मसला तो इस गवर्नमेंट का है, ठीक है ना। और देखें पिछली गवर्नमेंट्स भी वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हटाकर वो शाह ईरान को उन्होंने सारी पावर दी। तो इसलिए ईरानियन पीपल जो है इनको अभी ये कबूल नहीं है। ये सिर्फ अगर अपनी कठपुतली गवर्नमेंट बिठा दें तो फिर इनको सब अच्छा है। ईरान डिफेंस मिनिस्टर अराइव्स इन चाइना फॉर सिक्योरिटी फोरम। अब ये हाई लेवल टॉक्स वहां पर हो रही हैं और इस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि जो है वो ईरान क्या बात कर रहा है चाइना से, क्या बात कर रहा है रशिया से, क्या बात कर रहा है नॉर्थ कोरिया से। क्योंकि अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ईरान के ऊपर हमला हुआ है और दोबारा भी हो सकता है। तो अब रशिया चाइना से क्या बात करनी है, इस पर हम तफसीली अगली वीडियोस में बात करेंगे। हिजबुल्लाह सेज ईरान अचीव्ड डिवाइन विक्ट्री ओवर इजराइल। डिवाइन विक्ट्री से मुराद यह है कि आसमानी फतह, यानी ऊपर से मदद आई है। और सुप्रीम लीडर बार बार ये कहते रहे हैं कि इनके ऊपर हमें डिवाइन प्रॉमिस है हमारा, और डिवाइन प्रॉमिस पूरा होगा और हमें फतह होगी। तो बहरहाल ये एक इस बात का पहलू है, इसको भी कभी तफसीली डिस्कस कर लेंगे। दिस इज नथिंग बट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू हिस्टोरिकल फेज इन कन्फ्रंटिंग अमेरिकन हेजेमनी एंड ज़ायनिस्ट एरोगेंस इन द रीजन, हिजबुल्लाह सेज। ये एक नया फेज है जिसमें अमेरिकन हेजेमनी और ज़ायनिस्ट जो एरोगेंस है उसका हम सामना कर रहे हैं, और उसको हमने शिकस्त दी और एक नए फेज में दाखिल हुए हैं। एक फलस्तीनी फाइटर 7 इजरायली फौजियों को मारा और बाकियों को जख्मी किया। टोटल 22 फौजियों को निशाना बनाया, जिसमें से 7 मौके पर हलाक हो गए, बाकी जख्मी है, जिसमें बहुत सारे जो है वो क्रिटिकल इंजर्ड हैं, ठीक है ना, क्रिटिकल उनकी कंडीशन है। दिस इज अनबिलीवेबल, यानी कि ये कोई फिल्म नहीं है, ठीक है ना, ये गजा है और गजा तबाह है। भूख प्यास और जितने भी दुनिया के जुल्म, जितने भी दुनिया का पेन है, वो आप जरा वो देखें तो गजा में ही आपको नजर आएगा। गजा उसका फेस बन चुका है दुनिया के तमाम बड़े मजालिम का। तो वहां पर फलस्तीनी लड़ रहे हैं। अब आप देखें कि और फिर बाकायदा वीडियो जारी की है। अच्छा, वो बाकायदा वो वीडियो जारी हुई है जो दुनिया भर के मीडिया पर भी चल रही है, सोशल मीडिया के ऊपर भी, कि कैसे एक फलस्तीनी जा रहा है और उनका मजबूत तरीन ट्रूप कैरियर, यानी दुनिया के मजबूत तरीन ट्रूप कैरियर उनके पास है, फिर टैंक्स, उसको पेनिट्रेट करते हुए उसके अंदर जाकर बम डालकर जो है वो उसने निशाना बनाया। द सीन्स ब्रॉडकास्ट बाय कसाम ब्रिगेड ऑफ द खान यूनिस ऑपरेशन which resulted the killing of officers and 6 soldiers and wounding 17 बाकी जब जख्मी हुए। We strike like a thunderbolt on the leadership of the occupation army। हम तूफान की तरह कर इनके पर नाजिल होंगे। And single Palestinian fighter carried out Khan Yunis ambush that led to the killing of 7 soldiers, Israeli media। Single Palestinian fighter, Israeli media। The scenes of the Qassam ambush in Khan Yunis are disgraceful and do not inspire respect for army। ये हमारे लिए शर्मिंदगी का मकाम है, इजरायली मीडिया कह रहा है कि एक फलस्तीनी फाइटर इतनों को निशाना बना रहा है, और ये हमारी आर्मी की हैबत जो है वो तमाम यहां पर जमी बोस हो गई है। शर्मिंदगी का हमारे लिए मकाम है। अब आखिरी बात यह है कि गजा का सीज फायर, देखिए गजा के सीज फायर के इस वक्त रियल चांसेस भी हैं, और सारी बातें नेतन्याहू ये होने भी नहीं देगा। लेकिन अब ये बड़े फैसला कुन दिन आ गए हैं। उसकी वजह यह है कि अब सब ऑन स्टेक हैं,
यानी मैं अरब की आपको मिसाल आपके सामने रखता हूं, इस वक्त अरबों के ऊपर रियल प्रेशर है कि आप क्या कर रहे हैं, आपका भी कोई काम है या नहीं है। यानी कि अब दो तीन पहलू देखिए कि सीजफायर नहीं हो सका, उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए, वो इस रीजन में अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, लेकिन अमेरिका से वो ये एक बात नहीं मनवा सके। अच्छा, वो कहते थे जी हम क्या करें, देखें अमेरिका है हम क्या कर सकते हैं, देखें इजराइल है वो इतना ताकतवर है हम क्या कर लेंगे, अच्छा जी हम तो बेबस हैं। ये उनकी लॉजिक थी। जब ईरान ने शिकस्त दे दी है इजराइल को, तो वो कह रहे हैं अच्छा ये वो इजराइल था जिससे तुम हमें भी डरा कर बैठे हुए थे और तुम कहते थे तुम इसके सामने बेबस, ये इजराइल है। और दूसरा, मैं थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में देखें तो इसलिए अरबों वाली बात आपको समझ आएगी कि प्रेशर बहुत ज्यादा। देखिए इस रीजन में तीन बड़े पावर हाउसेज हैं, यानी कि फारस, यानी कि जो टर्क हैं, उस्मानिया सल्तनत आपने देखी, और फिर अरब्स हैं। इस रीजन में ये तीन बड़े स्टेक होल्डर्स रहे। लेकिन अगर आप पिछले कई सौ साल देखें, कोई आप कह लें 800-900 साल देखें, तो यहां पर अरब जो हैं वो कोई हुक्मरान नहीं है, बल्कि अरब इलाकों में भी यानी कि टर्क आकर बैठे हुए उस्मानिया सल्तनत की सूरत में, ये सारे इलाके उनके पास थे, ठीक है ना। फिर बाद में बरतानिया आ गया आगे पीछे। तो पिछले 800-900 साल में तो इनके पास तो कोई ऐसा इन्फ्लुएंस या हुक्मरानी नहीं रही है। तो ये तो अब जाकर ये सारे इतने अरब मुल्क जो है वो बने हैं, और अमेरिका और बरतानिया की मदद से इनको ये सारी आजादी और ये सारा सिलसिला जब हासिल हुआ है, ठीक है ना। तो अब फलस्तीन का जो मसला है ये खालिस्तान, जाहिर बात है इंसानी मसला है, सारी दुनिया इसके लिए आवाज उठा रही है, इस्लामी दुनिया का ये सबसे बड़ा मसला है। लेकिन सबसे पहले अगर आप देखें तो सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी है? अरब्स की है, क्योंकि फलस्तीनी अरब्स हैं, ठीक है ना। यहां पर पैन अरबिज्म की तहरीकें भी तो आपने देखी हैं। तो सबसे पहली जिम्मेदारी अरब्स की है। अच्छा, इस मसले को भी अरब्स हल नहीं करवा पा रहे हैं, बल्कि तुर्की बहुत ज्यादा बात कर रहा है, और ईरान सबसे आगे है जो इजराइल के साथ जंग कर रहा है। तो अरब से पूछा जा रहा है कि भाई आपका भी इसमें कोई किरदार है या नहीं है। देखें, ये जो दुनिया की अजमत होती है ना, या मिसाल सऊदी अरेबिया अपने आप को कहता है कि उम्मत मुसलमान का लीडर वो है, ठीक है, तो भाई आप कुछ करेंगे तो बाकी मुल्क आपके पीछे चलेंगे ना। अगर ईरान शिकस्त दे दी है इजराइल को, तो आज अजमत तो ईरान की हुई है, ठीक है ना, अजमत तो ईरान की हुई है, और आगे भी उसी की होगी जो फलस्तीन का मसला हल करवाएगा, या इजराइल से जो टकराएगा, जो अमेरिका से। तो इस रीजन में अरब्स जिन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका को दे दिए हैं, कमिट किया है, और वो अपने आप को सबसे बड़ा इत्तेहादी कहते हैं, अभी तक अरब स्टेट्स ने एक कंडेमनेशन अमेरिका के खिलाफ जारी नहीं की है। गजा के हवाले से एक कंडेमनेशन भी जारी नहीं की है। तो आप इतने अमेरिका के करीब, अमेरिका से आप इतनी सी बातें नहीं मनवा सकते। और जब ट्रंप साहब जो है वो दुनिया भर में कहते फिरते हैं मैंने ये जंग रुकवा दी, मैंने वो जंग रुकवा दी, मैं यूक्रेन का मसला हल करवा रहा हूं, देखो मैंने ईरान की जंग रुकवा दी, तो ये गजा की जंग वो क्यों नहीं रुकवा रहा, और आपका क्या किरदार है? तो मैं देखिए, एक तो ये इंसानी मसला है, फिर इस्लामी दुनिया का मसला है, लेकिन भाई वो अरब्स हैं, उन्होंने अपना इक़्तिदार और उस मामला उस अंदाज में भी तो देखना है ना चीजों को। तो ये अब बड़ा रियल प्रेशर है उनके ऊपर कि आप भी कुछ करके दिखाएं। भाई आपकी कौन सी लीडरशिप है जिसके पीछे दुनिया ने चलना है? भाई कुछ करके दिखाएं ना। तो इसलिए उनके ऊपर बड़ा रियल प्रेशर है। वो ट्रंप को भी यही बात कन्वे कर रहे हैं कि ये मुझे बताएंगे इस रीजन में फिर हमारा क्या किरदार है। हम इस रीजन में कुछ भी तो हल नहीं करवा पा रहे। ऊपर से ईरान फाते हो गया है इजराइल के ऊपर, ठीक है, तो हमें भी तो कोई किरदार अदा करना है। तो ये इसलिए बड़ा रियल प्रेशर है। सारी बात है, नेतन्याहू अगर ये गजा की जंगबंदी हो जाती है तो फिर तो बिल्कुल कितनी बड़ी डिफीट हो जाएगी इजराइल को, तो नेतन्याहू ये होने नहीं देगा। लेकिन अब इधर से देखिए, अब अरब्स के ऊपर बड़ा रियल प्रेशर है कि उन्होंने ये बात मनवानी है, क्योंकि इससे पहले एक पर्दा था कि भाई इजराइल के खिलाफ क्या कर लेंगे हम, अच्छा जी अब वो नहीं मानते तो हम क्या करें। अब वो पर्दा नहीं है, अब सारा सवाल इनकी बेबसी के ऊपर आएगा, इनकी उस बात के कि तुम मनवा नहीं सके। इजराइल कितना ताकतवर है हमें पता है, असल जो है वो तुम्हारा मसला है, तुम्हारी कमजोरी है। तो इसलिए ये जो इक्वेशन यहां पर एस्टैब्लिश हुई है ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब वो अरब वो पर्दा नहीं रख सकते कि नहीं वो जो इजराइल तो वो ताकतवर है हम क्या कर लेंगे, वो पर्दा नहीं रख सकते। इसलिए अब इनके लिए बड़ा रियल इम्तिहान है। और दो तीन हेडलाइंस देखिए बाकी जगहों से। हमास कह रही है कि हमने इंटेंसिफाई कर दिया है टॉक्स को,
और फ्रांस कॉल्स फॉर सीज फायर इन गाजा, जर्मनी या फ्रांस। मेयर इन सेंट्रल इजराइल बिलीव्स गवर्नमेंट शुड एंड गाजा वॉर। तो ये इजराइल के अंदर से भी बात आ रही है, फ्रांस ने भी कह दिया है। तो ये यूरोप और मिडिल ईस्ट के भी राब्ते हो रहे हैं, और मिडिल ईस्ट जो है वो यूरोप को भी कन्वे कर रहा है और ट्रंप को सबसे ज्यादा वो कन्वे कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे किस तरफ सूरत हाल जाती है। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज लगा करें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।